औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना शब्बीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत सारी ख़बरें होती हैं, बहुत सारे जो है वो तज़्ज़िये होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बातों से बातें निकलती हैं। आप बोलते जाएँ, कोई ना कोई मवाद आपके पास होता है, आप उसके ऊपर गुफ्तगू करते रहते हैं। लेकिन मौजूदा जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो सिर्फ़ इकानमी की है कि पाकिस्तान के अंदर इकानमी का जो हाल है वो इंतहाई बुरा है। मतलब आप जितना सोच सकते हैं शायद उससे कई गुना ज़्यादा बुरे हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। लोगों के रोज़गार नहीं है, लोगों के पास लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से महंगाई जो है वो ज़्यादा महसूस होती है। अगर आपके पास पैसे हैं और आप 500 रुपये पर किलो अगर कोई चीज़ मिलती है, आप वो आसानी के साथ ले सकते हैं, आपको वो सस्ती लगेगी। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो वो 500 वाली चीज़ जो है वो अगर 100 रुपये में भी होती है तो आपको फिर भी वो महंगी लगती है। इस मिसाल के साथ शुरू करता हूँ मैं इस व्लॉग को कि ये सन 2000 की बात है, जब हसीना वाजिद जो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, उनकी गवर्नमेंट ने जो है वो एक फ़ैसला किया कि बांग्लादेश का जो पद्मा रिवर है उसके ऊपर एक 6.5 किलोमीटर लंबा जो है ब्रिज है, जो पुल है, वो तामीर किया जाए, ताकि जो दरिया के उस पार के एरिए हैं वहाँ ढाका, चिटागांग या दीगर शहर जो का उनके साथ जो राब्ता है उसके लिए उनको बड़ा घूम के आना पड़ता है और कई 100 किलोमीटर ज़्यादा जो है वो सफ़र तय करना पड़ता है। तो एक शार्ट जो है वो रास्ता बनाया जाए और ताकि उन शहरों को जो है उनकी जो मेन सिटीज़ हैं उनके साथ जोड़ा जाए और इकानमी को जो है वो बेहतर किया जाए। उन्होंने वर्ल्ड बैंक से जो है वो $3.5 अरब की डिमांड की। वर्ल्ड बैंक ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम थी और उस वक़्त जो है वो सन 2014 के अंदर शायद बांग्लादेश की इकानमी इतनी सॉलिड नहीं थी जितनी आज है। उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे मांगे, उन्होंने भी नहीं दिए। तो उन्होंने उस वक़्त हसीना वाजिद ने ये अहद किया था और इस पुल का जो सेकंड नेम है, इसको जो है वो ड्रीम ब्रिज भी कहते हैं। उन्होंने एक कहा कि ये ख्वाब है हमारे बांग्लादेश का और उन्होंने अपनी बका का मसला बना लिया और उन्होंने 2014 के अंदर 13 के अंदर इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल हुई, 14 के अंदर इसके ऊपर काम हुआ। $3.5 अरब की लागत से 6.5 किलोमीटर लंबा, 60 फुट चौड़ा और तकरीबन पानी से 550 फुट ये ऊंचा पुल है, रेलवे ब्रिज है, इसको तामीर किया गया। और सन 2022 के अंदर इसकी 8 साल के अंदर इसकी तामीर जो है वो मुकम्मल हुई और हसीना वाजिद की हुकूमत ने इसकी जो है वो पिक्चर, जो फ़ोटोज़ थी, वो वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन तरक्याती बैंक को भी भेजी कि ये देखें, जिसके लिए आपने हमें पैसे नहीं दिए थे, इसको हमने अपनी गैरत का मसला बनाया और कौमी वक़ार को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए और फ्यूचर के अंदर अपनी कौम को अज़ीम कौम बनाने का जो हमारा जो मिशन है, ये उसका पहला कदम है। और ये देखें, ये हमने पुल तामीर कर लिया है। अपनी मदद आपके तहत जो है उन्होंने वो पुल तामीर किया और ये पुल जो है ये दुनिया के बेहतरीन जो पुल हैं उनमें के अंदर इसका शुमार होता है। बहुत बड़ी लागत से ये पुल तामीर हुआ, एक पैसे की उसके अंदर करप्शन नहीं हुई, बिल्कुल जो है वो बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ इस पुल को तामीर किया गया। बड़ा मजबूत पुल है और ये दुनिया के खूबसूरत और बड़े पुलों में से एक है। हम सुनते हैं कि सन 2080 और 90 तक जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त थी। एशियाई जो दीगर ममालिक हैं वो पाकिस्तान को जो है वो फॉलो किया करते थे। पाकिस्तान की मिसालें दी जाती थी कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो किस तरह ग्रोथ कर रही है। पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस ज़माने के अंदर दुनिया की बेहतरीन और क्वालिटी इंडस्ट्री के अंदर शामिल थी। दीगर इंडस्ट्री चावल के अंदर उस वक़्त पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी वो दुनिया में हम चौथे या 5वें नंबर पर थे और सबसे जो महंगा बासमती जो राइस है हमारा, वो अमेरिका, यूरोप और दीगर मुल्कों के अंदर जो है वो बहुत शौक़ के साथ वो ख़रीदा जाता था और उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी।
लेकिन ये 80 के बाद आखिर क्या हुआ कि मामलात जो है वो पाकिस्तान पीछे की तरफ चला गया। पाकिस्तान की इकानमी जो है वो गिरती चली गई, आबादी जो है वो बढ़ती चली गई। आज हम किसी भी हमारा जो है वो मुकाबला किसी के साथ नहीं है। इंडिया तो बहुत आगे निकल गया है। इंडिया की इस वक्त जो है तकरीबन 550 के करीब उसकी 550 अरब डॉलर के करीब उसकी एक्सपोर्ट है, और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो महज 28 अरब डॉलर है। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट 60 अरब डॉलर है। दो मौके ऐसे आए, दो फ़ैसले पाकिस्तान की रियासत ने ऐसे किए जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी तबाही और बर्बादी के रास्ते की तरफ चला। उन फ़ैसलों ने आगे चलकर मुल्क की मईशत को भी बर्बाद किया। पाकिस्तान का पूरा जो स्ट्रक्चर था, जो सिस्टम था, पूरे का पूरा सिस्टम जो था वो ज़मीन बोस हो गया। अखलाकी तौर पर पाकिस्तान जो है वो बहुत पीछे चला गया। पाकिस्तान माशी तौर पर इसकी तबाही होगी। पाकिस्तान के अंदर जो सियाहत को उस ज़माने के अंदर जो बूम मिल रहा था, ग्रोथ हो रही थी और उसके फ़रोग़ के लिए जो काम किया जा रहा था, वो ये तमाम चीज़ें जो थी वो सारी रुक गईं। एक तो जब अफ़गानिस्तान जो है जब अफ़गानिस्तान के अंदर रशिया ने हमला किया, उस वक़्त हमें ये कहा गया कि ये जो है अफ़गानिस्तान से निकल कर जो रूस के जो अज़ाइम हैं वो गर्म पानियों तक हैं, वो ग्वादर और बलूचिस्तान को अलहदा करके जो है वो इन तमाम इलाकों के ऊपर काबज़ होना चाहता है। गर्म पानियों तक रशिया जो है वो उस वक़्त वो चूँकि सारी रियासतें उसके साथ थी, तो सोवियत यूनियन उसका नाम था, USSR उसको कहते थे, तो वहाँ तक रसाई चाहता है। हमने बग़ैर सोचे समझे, क्योंकि वहाँ मुसल्ह की बुनियादों पर भी मसाइल हैं, और जो सऊदी अरब है वो हमें इसलिए पैसे देता रहा क्योंकि वहाँ शिया जो है वो उनकी भी एक, जिसको हम शुमाली इत्तेहाद कहते हैं, वो शिया कम्युनिटी के लोग हैं, और जो पश्तून हैं वो जो है वो सुन्नी फ़िरका से तल्लुक़ रखते हैं। तो ये फैक्टर भी वहाँ पर मौजूद था। सऊदी अरब ये चाहता था कि जो सुन्नी फैक्टर है वो गालिब रहे, उन्हीं की हुकूमत रहे, और यूँ तालिबान जब बाद में तालिबान रशिया जब चला गया, पूरी दुनिया से लोग लड़ने के लिए यहाँ पर आए, और पाकिस्तान के हज़ारों लोगों ने वहाँ जाकर जिहाद किया। पाकिस्तान में डॉलर आते रहे, पाकिस्तान के एयरपोर्ट इस्तेमाल होते हुए रहे, क्या क्या कुछ नहीं होता रहा। उस ज़माने में ये सारा कुछ होता रहा है। उसके बाद तालिबान आ गए, मुल्क के अंदर से जो है वो हिजरत करके लाखों करोड़ों पाकिस्तान के अंदर अफ़गानी आए, और वो अपने साथ जो तोहफ़ लाए थे, उन तोहफ़ के नतीजे में पाकिस्तान की इकानमी का बेड़ा गर्क हुआ। वो तोहफ़ क्या थे? पाकिस्तान के अंदर क्लाशनकोफ कल्चर को फ़रोग़ मिला। पुराने ज़माने के लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी क्लाशनकोफ का सुना ही नहीं था। किसी गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर अगर किसी बंदे के पास वो एक नाली वाली बंदूक होती थी जिसको 12 बोर कहते हैं, तो वो कहते बड़ी बात थी उस वक़्त। अगर 32 बोर का कोई पिस्टल वो पिस्तौल होता था किसी के पास गरारी वाला, तो कहते हैं वो बहुत बड़ी बात थी कि फ़लाँ बंदे के पास पिस्तौल है। तो मतलब उस ज़माने के अंदर लोगों के पास कुल्हाड़ी, टोका, जैसे इस तरह की मतलब छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी। तो पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान से क्लाशनकोफ कल्चर आया। फ़िरका परस्ती पाकिस्तान में उस ज़माने में परवान चढ़ी, और यूँ पाकिस्तान के अमन को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के मदरसों के अंदर जो है वो प्रॉपर्ली फ़िरका परस्ती के ऊपर तालीम दी जाने लगी। पाकिस्तान में फ़िरका परस्ती ने इस कदर पंजे गाड़े कि यहाँ पर लाखों लोग फ़िरका परस्ती का शिकार हुए। लोगों ने मुल्क भी छोड़ा, और बहुत ज़्यादा कत्ल व गारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये फ़िरका परस्ती के नाम पर हुई। दूसरा जो है, अफ़गानिस्तान से मनशियात जो है वो पाकिस्तान में आई, पूरी नस्ल को तबाह कर दिया गया। आज भी पाकिस्तान की किसी गली कोने में चले जाएं आप, बड़े शहर में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको हेरोइन, चरस, अफीम और आजकल वो क्या उसको कहते हैं आइस, वो आपको आसानी से मिल जाती है।
और हर जगह पुलिस की नाक के नीचे ये सारा बिजनेस हो रहा है। और ये सारी जो है वो मनशियात वो पाकिस्तान के अंदर हर गली मोहल्ले में आपको जगह जगह जो है वो कोई इंजेक्शन लगाता हुआ नज़र आएगा, कोई आपको हेरोइन पीता हुआ नज़र आएगा। पूरी नस्ल जो है वो बर्बाद हो गई, अखलाकियात का जनाजा निकल गया पाकिस्तान से। पाकिस्तान में जो बैरूनी सरमायाकारी थी वो आस्ता आस्ता रुकना शुरू हो गई। उसके साथ साथ 1998 के अंदर जब बेनज़ीर की हुकूमत आई तो कहा जाता है कि उसी दौर में पाकिस्तान के अंदर करप्शन जो है उसके जो है वो नए बाब खुले करप्शन के। मैं ये नहीं कहता कि सारी करप्शन पीपल पार्टी ने की होगी। उसके बाद नून लीग 2 मरतबा आई, 3 मरतबा नून लीग की हुकूमत बनी और उन्होंने भी की होगी। बहुत सारे जब आप इस तरह लोगों को इस्तेमाल करते हैं तो फिर जराइम पेशा लोग जो है वो हर तरह के काम करते हैं। पूरे माशरे के अंदर करप्शन जो है अब ऐसी सूरत हाल बन गई है कि करप्शन गुनाह नहीं है बिल्कुल, और ना ही इसको गुनाह तस्वर किया जाता है। जबकि जितना कोई अफिसर है वो किसी ख़ानदान के अंदर कोई सिपाही भी होता है, कस्टम एक्साइज जो इस तरह के अदारों के अंदर, आप यकीन माने उसके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होती है। मतलब ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो करप्शन ना करे। अगर कोई बंदा करप्ट नहीं होता तो वो किसी सिस्टम के अंदर उसको रहने नहीं दिया जाता। अच्छा, ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान से बैरूनी सरमायाकारी जो थी वो सारी निकल गई और पाकिस्तान की इकॉनमी जो थी वो तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रही थी। और उसके बाद चूँकि जब अफ़गानिस्तान के अंदर ये लड़ाई चल रही थी तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर आ रहे थे, पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान की इकॉनमी उन दिनों ग्रोथ कर रही थी और महसूस ये हो रहा था कि पाकिस्तान बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है, लेकिन ये सारा कुछ मसनूई था। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रही हैं और सन 1999 में परवेज़ मुशर्रफ साहब जब यहाँ पे आए, 9/11 के वाक़े में जो हुआ वो उससे भी बुरा था। जब कहते हैं कि अमेरिका के जो वज़ीर दाखिला थे उस वक़्त, स्टेट सेक्रेटरी जिसको कहा जाता है, उसने मुशर्रफ को कॉल करके ये कहा कि अगर आपने अमेरिका की जंग में अमेरिका का साथ आपने नहीं दिया अफ़गानिस्तान में इस जंग में, तो हम आपको पत्थर के ज़माने में भेज देंगे। तो मुशर्रफ साहब ने कौम से ख़िताब किया तो उनका एक बड़ा मशहूर वो फ़िक्रा होता था, मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ। उन्होंने कहा जी मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ, अमेरिका की जंग में हम उसके इत्तेहादी नहीं हैं, हम अमेरिका की जंग में साथ नहीं देंगे। अमेरिका और उसके इत्तेहादी उस वक़्त अफ़गानिस्तान में आ चुके थे, हम सिर्फ़ लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे। यानी मुशर्रफ ने ये फरमाया कि हम इस जंग में इनके साथ नहीं हैं, हम सिर्फ आपकी बंदूकों में आपको गोलियां भर भर के देंगे कि आप इनको मारें। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर हमारे लिए नरम गोशा पाया जाता था, अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान को अपना दूसरा घर कहते थे। तालिबान जो है वो रोमांस की सतह तक पाकिस्तान से प्यार करते थे। लोग आज़ादाना पाकिस्तान आते जाते थे, पाकिस्तानी लोग जो है वहाँ जाते थे तो तारीफ़ें की जाती थी। अफ़गानी उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो मेहमान नवाज़ी करते हैं, क्योंकि अफ़गानी वैसे भी मेहमान नवाज़ी में अपना सानी नहीं रखते, तो बड़ा प्यार मिलता था। वो सारे जो लोग थे वो तमाम जो तालिबान थे, पश्तून थे या आवाम भी थे, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खड़े हो गए कि ये पाकिस्तान इन लोगों के साथ, मगरब के साथ मिलकर हम पर हमलावर है। पाकिस्तान की बंदरगाहों से जो है वो मिलिटेंट के लिए जो कार्गो जाता है, फ़ौजी साजो सामान जाता है, उनके खाने पीने का सामान जाता है, वो सारा पाकिस्तान के रस्तों से होकर जाता रहा है। पाकिस्तान की बंदरगाहों से लेकर अफ़गानिस्तान के बगराम एयर बेस या कंधार एयर बेस या दीगर जगहों तक यहाँ से कंटेनर जाते रहे। आप यकीन करें कि कोई कंटेनर का एग्ज़ामिन नहीं होता था। अमूमन बंदरगाह के ऊपर जब कोई सामान आता है किसी का तो उसका एग्ज़ामिनेशन एक हाल होता है, उसके अंदर वो उसको पूरा वो प्रॉपर्ली देखा जाता है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है क्या आया, आप कार्गो भी उसी नोयत का या वही कमोडिटी है आपके पास आपके कंटेनर के अंदर। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। हम लोग देखते रहे हैं कि पाकिस्तान का जो कस्टम का डिपार्टमेंट है वो जो
अफ़गानिस्तान के लिए मिलिटेंट कार्गो होता था। 2-3 कंपनियां वहाँ काम कर रही थी। सुप्रीम फूड सर्विसेज काम कर रही थी। नेटो फोर्सेस के लिए कार्गो आता था और दीगर डेली हज़ारों कंटेनर जाते थे। वो उनका महज काम सिर्फ इतना होता था कि उन्होंने सील तोड़नी है, सील तोड़ के उस कंटेनर को दूसरी सील लगा देनी है, बस इतना काम होता था। उसके बाद ये कंटेनर जो है ये जाते थे पाकिस्तान के रास्ते। अगर कंधार जा रहे हैं, कंधार की साइड पर उनका एक बड़ा जो है वो कैंप मौजूद था, जैसे ग्रेशिया कैंप था। कैंप नीदरलैंड की फोर्सेस इस एरिए में बैठी हुई थी। कनाडा की फोर्सेस जो हैं वो कंधार एयर बेस के अंदर बैठी हुई थी। तो जो चमन का बॉर्डर है, जिसको वेश बॉर्डर कहा जाता है, वहाँ पर जो बॉर्डर के जो कस्टम अहकाम है वो सिर्फ उसकी सील जो कराची से सील लग के जाती थी उसको तोड़ते थे और वो सामान आगे चला जाता था। उसके बाद वो मेरे बात करने का मकसद ये है कि आखिर कुछ तो हुआ है ना, कि पाकिस्तान की इकॉनमी पूरी तरह तबाही हो गई है। हम इतना पीछे चले गए हैं, इतना पीछे चले गए हैं कि दुनिया के सारे मुल्क हमसे आगे निकल गए। क्या हम इतनी नकम्मी कौम हैं, इतने नखट्टू हैं? क्या पाकिस्तान की सारी ज़मीनें बंजर हो गई हैं? क्या हमारे ज़हन भी बंजर हो गए हैं? क्या हम बिल्कुल ही किसी काबिल नहीं हैं? अवामल हैं इस तबाही के अंदर। फ़ैसला साजी जो है, जो गलत हुई है फ़ैसले, उस फ़ैसलों को अगर आज भी तस्लीम नहीं किया जाता कि हमसे फ़ैसले गलत हुए हैं, आज भी गलत हो रहे हैं। उस वक़्त जो सन 2080, 81, 82 के अंदर जो फ़ैसले हुए थे अफ़गान जंग के अंदर, अगर माना जाता कि वो फ़ैसले गलत थे तो शायद ये जो 2001 के में हुआ वो भी मान लेते कि शायद वो गलती शायद हम दोबारा नहीं करते। तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रिएक्शन आना एक कुदरती अमल था। उन लोगों ने, जितने अफ़गानी अफ़गानिस्तान के अंदर पश्तून रहते हैं उससे ज़्यादा पश्तून पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, तो ज़ाहिर है उनकी मोहब्बत में वो सारा कुछ तो होगा। उनके भाई वहाँ पर कत्ल हो रहे थे और अमेरिका और उसके इत्तेहादी उनको मार रहे थे, तो रद्द-ए-अमल तो आना था। पाकिस्तान के अंदर जो है वह तहरीकें खड़ी हो गई, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ उन्होंने शुरू कर दी। स्वात के अंदर वो बड़ा मशहूर हुआ था मौलाना रेडियो के नाम से। उन्होंने अपना रेडियो स्टेशन बना के वहाँ पर अमलदारी कायम कर ली। यूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रियासती जो रेट होती है उसको चैलेंज करना शुरू कर दिया, और ये चैलेंज पूरे पाकिस्तान के अंदर होता रहा। कराची के अंदर कत्लो गारत हुई, कराची के अंदर गैंग वार भी इसी का नतीजा है। आप यकीन माने कि उसी ज़माने के अंदर 19,000 कंटेनर जो है वो अमेरिका के असले से भरे हुए वो चोरी हुए कराची की बंदरगाहों से बाहर निकलते हुए। 19,000 कंटेनर असले के कराची के अंदर ये सारा कुछ हुआ। और उस वक़्त कराची के अंदर MKM जो थी वो हुकूमत की इत्तेहादी थी। पहले नून लीग की इत्तेहादी थी, फिर वो पीपल पार्टी की इत्तेहादी थी। और वो आज आप अक्सर देखते हैं कि पुलिस या रेंजर ने फ़लाँ इलाके के अंदर छापा मारा और ज़मीन के अंदर छिपाए हुए असला बरामद हो गया, और उसकी तादाद गाड़ियों के हिसाब से होती है। यहाँ किसी ने भी नहीं पूछा। इकानमी तो तबाह होनी थी। सारे लोग पाकिस्तान छोड़ के जो है वो अपना बिजनेस जो है वो दूसरे मुल्कों के अंदर लेकर चले गए। सुबह जब भी उठते थे, टेलीविज़न लगाते थे तो पहली ख़बर यही होती थी, कामरा एयर बेस के ऊपर हमला कर दिया, कराची शाह फैसल एयर बेस के ऊपर हमला हो गया, दहशतगर्द अंदर घुस गए हैं। लाहौर में जो है वो जनाब फ़लाँ जो पुलिस स्टेशन है उसके ऊपर जो है वो राकेटों से उन्होंने हमला कर दिया। फ़लाँ जगह बस को टारगेट कर दिया गया, कोयटा के अंदर, पेशावर के अंदर, इस्लामाबाद, पिंडी के अंदर। तो ऐसी सूरत हाल में जो बिजनेसमैन है उसको तो सुकून चाहिए होता है, अमन चाहिए होता है, और इस तरह की सूरत हाल में बिजनेसमैन कैसे कारोबार कर सकते थे? वो सारे लोग यहाँ से कारोबार छोड़ के बाहर चले गए। ये 2 फ़ैसले ऐसे हुए जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियादें हिलाकर रख दी, पाकिस्तान को बर्बाद किया गया। उसके साथ साथ एक फैक्टर और है, वो फैक्टर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की। जब 2013 के अंदर हुकूमत आई और ये जो बिजली के कारखाने लगाए गए थे, ये जो जिसको क्या कहते हैं, प्राइवेट बिजली के जो कारखाने लगाए गए थे, इतनी महंगी बिजली उसकी है कि आदमी की पहुंच से ही बाहर है।
अब अगर हमारी इंडस्ट्री है, हम उनको बिजली पूरी देते हैं, वो कुछ चीज़ें बना के बाहर बेचते हैं, तो हम मुकाबला नहीं कर पाते। हमारे कॉम्पिटिटर कौन है, उन्होंने वहाँ पर रिलीफ दिया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे रहे हैं। बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वियतनाम है, इंडिया है। और अब वियतनाम की तो 450-500 अरब सालाना उसकी एक्सपोर्ट हो गई है। तो सारी जो मार्केट थी रेट की वजह से अब हम उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। एक चीज़ जो है उनके यहाँ उसकी लागत जो है वो 5 रुपये है, हमारे यहाँ उसी चीज़ की लागत 10 रुपये। जब हम मार्केट के अंदर बेचते हैं यूरोप या दीगर मुल्कों के अंदर, तो हम उसको बेच नहीं सकते। आप जितने मर्जी मार्केटिंग के अच्छे लोग ले आएँ, जब चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं कम करेंगे, आप कभी भी आप इनको बीट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं। सोचने की ज़रूरत है, सोच हम रहे नहीं हैं। आज भी वक्त है, आज भी टाइम है कि सारे जितने भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं वो आइए अब अंदाज़ा करें कि कल IMF का वफ़द जो है वो इमरान खान से मिला है। वो गारंटी मांग रहे हैं दूसरी जमातों से, मतलब इमरान खान से मिला कि जनाब हम 3 अरब डॉलर का जो है वो 9 माह के लिए बेल आउट पैकेज दे रहे हैं, क्या आप इसको जो है वो ऑन करते हैं कि कल को आपकी हुकूमत आ जाती है, आप कहते हैं कि जी हम नहीं देते, आप मायदे की खिलाफ वर्जी करते हैं। मतलब हमें लॉन्ग टर्म पैसे नहीं दिए गए, सिर्फ 9 माह के लिए दिए गए हैं। 9 माह के बाद क्या होना है अल्लाह बेहतर जानता है। अगले एक साल जो है वो जून तक 24 अरब डॉलर की हमने जो है वो अदायगियाँ करनी है, और हमारा ख़जाना सारा इस वक्त 4-4.5 अरब डॉलर हैं। 1 महीने की इंपोर्ट के पैसे नहीं हैं हमारे पास। और 2-3 दिन के अंदर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर यकदम, मतलब देखे क्या तमाशा हो रहा है, यकदम डॉलर को जो है वो नीचे जो है वो किया गया। अब मार्केट के अंदर जो सट्टेबाज हैं वो ये कह रहे हैं, अब टीवी के ऊपर खुलम खुला ये बातें हो रही हैं कि ये जानबूझकर जो है ये एक मखसूस ग्रुप्स हैं 2-3 जो ये कर रहे हैं, जानबूझकर इसके रेट को नीचे गिराया जा रहा है। डॉलर के एक इंतहाई सतह पर ये ले जाएंगे, जैसे 250 है जो 255 है। तो जब डॉलर का रेट 255 या 260 के आसपास होगा तो फिर वो डॉलर ख़रीदना शुरू हो जाएंगे। जब डॉलर की बेतहाशा ख़रीदो फरोख्त होगी तो उसका रेट दोबारा फिर बढ़ जाएगा। अब हो ये रहा है, सबसे बड़ी जो जुल्म ज़रीफ़ी ये है, सितम ज़रीफ़ी ये है कि बाहर से जो रेमिटेंस आते हैं, अब उनके ट्रांजैक्शन के जो है वो रूट्स चेंज हो गए हैं। उन लोगों ने हो ये रहा है कि इंटरबैंक के अंदर जो अगर आप डॉलर लेने जाते हैं, डॉलर मतलब इंटरबैंक जो है उसका रेट अगर 280 है तो ओपन मार्केट के अंदर जो है वो 310 है। तो कौन पागल है जो इंटरबैंक से वो एक्सचेंज करवाएगा, वो तो ओपन मार्केट में ही जाएगा। ज़ाहिर है बाहर से अगर कोई बंदा पैसे भेजता है उसको जो है वो 280 रुपये मिल रहे हैं, अगर इंटरबैंक से बाहर उसको 310 रुपये मिल रहे हैं, तो वो तो हुंडी के ज़रिए ही पैसे भेजेगा ना, वो कभी भी जो है वो लीगल तरीके से नहीं भेजेगा। तो पाकिस्तान में जो रेमिटेंस आती है 7 अरब डॉलर की जो है एक्सपोर्ट और रेमिटेंस गिर गए हैं पाकिस्तान में 1 साल के अंदर 7 अरब डॉलर। अंदाज़ा करें 3 अरब डॉलर लेने हैं हमने ये IMF से, और उन्होंने नाक से लकीरें निकलवा दी हैं बकौल जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब। तो टांगों के नीचों से हमने कान पकड़े हुए हैं और वो हमें लितर मार रहे हैं। तो आज भी वक्त है कि हम बैठकर हम पहले ये तय करें कि हमने गलतियां कहाँ कर रही हैं, हम दोबारा वो गलतियां रिपीट तो नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो खुदा के लिए उन गलतियों को जो है हम ना दोहराएं। एक जो है वो सारी जमातें बैठें, उसमें फ़ौज का भी किरदार, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उसका भी किरदार होना चाहिए। हमारे अदारे सारे तबाह हो रहे हैं, सारे लोग बैठकर इकानमी के अंदर मिसाके मैशत तो हो कम से कम। अगर आप लड़ें, आप मरें, आपने इसी तरह ही रहना है। ये जो हमारे सियासतदान हैं ये कभी भी नहीं बदलेंगे। ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर रहा। आप जिसको भी छेड़ते हैं अरबों रुपए की उसकी करप्शन होती है। अगर वो हुकूमत में आ जाता है वो आराम से निकल जाता है, और फिर वो जो अपोजिशन के तरफ चला जाता है उसका भी किसी ने कुछ नहीं किया।
आखिर कुछ तो हुआ है ना, मतलब मुल्क तो सारा तबाह हो गया, इकानमी सारी तबाह हो गई है। अब महंगाई 40% महंगाई है पाकिस्तान के अंदर, 40%। तो गरीब आदमी क्या करेगा? 10 करोड़ मज़ीद पाकिस्तानी जो है वो सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं, यानी कि वो भी गरीब तरीन हो गए हैं। तो आज भी वक्त है, मीडिया के लोगों को बिठाना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, सियासतदान हैं, हमारे अदलिया के बेहतरीन दिमाग हमारे पास मौजूद हैं। पाकिस्तान में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, उनको बुलाएं, बिठाएं, इसके ऊपर मगज़खोरी करें। 2 दिन लें, 4 दिन लें, 10 दिन लें, 1 महीना लें, किसी नतीजे पर पहुँचें ताकि पाकिस्तान की इकानमी तो खड़ी हो अपने पाँव के ऊपर। लोगों को हम गुर्बत से तो किसी तरह निकालें। पूरा मुल्क हमारा जो है वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है। आप बाज़ार में जाएँ, आप कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकते। पहले अगर मेरी 10,000 रुपये तनख्वाह थी, मुझे आज भी 10,000 रुपये ही मिल रहा है, जबकि पहले मेरे अखराजात अगर 10,000 थे, वो अखराजात बढ़ के हो गए हैं 30,000 रुपये, और मुझे 10,000 ही मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों की आमदन नहीं बढ़ रही। जब आमदन नहीं बढ़ रही तो अगर मेरे पास 2 रुपये है ही नहीं है, तो 2 रुपये में मिलने वाली चीज़ मेरे लिए महंगी है, सस्ती कहाँ से लूँ? ये तमाम वो चीज़ें हैं, इनके ऊपर हमें गौर करना है। आया हमें गलतियां दोहराते रहना है और इस मुल्क को तबाह करते रहना है? आखिर कब तक? किसी जगह तो खुदा के लिए रुक जाओ ना, कोई तो वक्त होता है। अब इससे आगे आपने जाना कहाँ है? क्या मुल्क के अंदर इससे आगे मतलब जब लोग भूखे मरेंगे तो दूसरों के गले काटेंगे ना? मेरे अगर बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, उनके पास खाने के लिए वो भूख से मर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा? मैं किसी का सारी काटूंगा ना, मैं उससे छीनूंगा, ज़बरदस्ती करूंगा। तो इस तरह कितने 25 करोड़ लोग हैं, तो मतलब जब करोड़ों लोग सतह गुर्बत से नीचे हैं, वो इसी तरह ही जब सोचेंगे, जब कोई भूखा मरता है ना, कहते हैं भूखे के लिए जो मर्दार का गोश्त है वो भी हलाल होता है, वो चोरी भी हलाल होती है। इन चीज़ों को रुकना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए, बस इससे आगे अब आगे नहीं चला जा सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।